नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट में विभिन्न एमपीज की स्पीच से कई बार जो वर्ड एक्सपंज कर दिए जाते हैं, वर्ड्स निकाल दिए जाते हैं, ये बोलकर कि वो वर्ड्स अनपार्लियामेंट्री हैं, इनडिसेंट हैं। क्या रूल्स हैं, कब वर्ड्स को निकालना चाहिए, कब नहीं निकालना चाहिए, डिटेल से इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल वरुण गांधी का अर्बन प्लानिंग से संबंधित है। यहां पे तीसरे आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स निकलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ से संबंधित, या फिर यानी संविधान की जो शपथ ली जाती है उससे संबंधित। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक कोट है जिस पर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई टू मेक द अनइक्वल थिंग्स इक्वल। देखो, एरिस्टोटल ने ना ये बोला था कि आप ना इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करो। अगर आप इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करते हो ना, ये इनजस्टिस है। मुझे पता है कि इक्वल अनइक्वल सुन के आपका कंफ्यूजन हो गया माइंड में, आप सोच रहे होगे कि सर क्या इक्वल अनइक्वल बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो, हमारे देश में ना रिजर्वेशन सिस्टम है। जैसे कुछ कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिलता है, उनके कम मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 21, तो उनको एडमिशन मिल जाता है कॉलेज में, या फिर कट ऑफ पार हो जाती है जॉब की अगर बात है तो। जबकि जनरल के लिए कट ऑफ कई बार ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व कैटेगरीज के लिए कट ऑफ 21 है, तो फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरीज के लिए, ओपन कैटेगरीज के लिए कट ऑफ है 30। तो ये केस क्या है? ये केस है कि इसमें अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। समझ गए? अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। इस केस में रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट था ए, उसके मार्क्स थे 21, फिर भी उसका एडमिशन हो गया। और कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसके मार्क्स थे 30, तभी एडमिशन हुआ, जबकि 29 मार्क्स वाले पर्सन का जनरल कैटेगरी का तो एडमिशन हुआ ही नहीं। तो ये केस क्या है? अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। दो लोग ए और बी के मार्क्स 29 थे, बी का एडमिशन नहीं हुआ। ए जो स्टूडेंट था वो रिजर्व कैटेगरी से था, उसके 21 मार्क्स आए, उसका एडमिशन हो गया। अब स्टूडेंट, अब आप सिचुएशन समझ गए, कोर्ट समझ गए। इस केस में क्या है? अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बिल्कुल बराबर नहीं थे, लेकिन उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, यह गलत है। हालांकि देखो, आंसर में आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करना है। आप बताओगे कि देखो, इंडिया की सिचुएशन अलग है, इंडिया में पास्ट में कुछ कम्युनिटीज के साथ में गलत हुआ है, उसको एड्रेस करना जरूरी था। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया है संविधान में। यह चीज जरूर है कि कुछ कम्युनिटीज को रिजर्वेशन का लाभ अभी तक नहीं मिला है। रिजर्वेशन सिस्टम में सुधार आना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसको आप कोट कर सकते हो। 2015 की राम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किन किन को रिजर्वेशन मिला हुआ है, ऑडिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर। कुछ ऐसे लोग, ऐसे वर्ग जो अभी तक पूरी तरह से वंचित है रिजर्वेशन का लाभ लेने से, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। तो देखो, इस पर तो काफी डिबेट, काफी चर्चा हो सकती है, लेकिन मतलब आप समझ गए होंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से रिजर्वेशन का एग्जाम्पल देके बताया, और अलग अलग एस्पेक्ट में आप एग्जाम्पल इसका लेके स्टेटमेंट को समझा सकते हो। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, पार्लियामेंट में एमपीज की स्पीच से कुछ वर्ड्स को एक्सपेंज करने से संबंधित है। एक्सपेंज करने का मतलब होता है बाहर निकाल दिया, मतलब रिकॉर्ड में अब वो वर्ड नहीं आएगा, वो लाइन नहीं आएगी, उसको बाहर निकाल दिया गया है। यह मतलब होता है एक्सपेंज का। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में ना कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि हमारे लीडर्स राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने संसद में जो स्पीचेस दी ना, उन स्पीचेस में कुछ वर्ड्स को एक्सपेंज कर दिया गया। यह गलत है, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। यह कंटेस्ट है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, साल की शुरुआत में जब सेशन स्टार्ट होता है ना, पहला सेशन होता है, उससे पहले ना दोनों हाउसेस में प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देते हैं। यानी साल की जो शुरुआत होती है ना, वो प्रेसिडेंट की स्पीच से होती है पार्लियामेंट में। तो प्रेसिडेंट जिसमें सरकार की उपलब्धियों, सरकार की अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। अब प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद में
एक मोशन ऑफ थैंक्स प्रेजेंट किया जाता है दोनों हाउसेस में। वैसे संविधान में इस मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हमने ये चीज ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स प्रेजेंट किया जाता है किंग की स्पीच में, किंग की स्पीच के बाद। तो हमारे देश में भी राष्ट्रपति की स्पीच के बाद में मोशन ऑफ थैंक्स दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि सरकार की मेजोरिटी होती है तो वो मोशन ऑफ थैंक्स अडॉप्ट कर लिया जाता है, पास हो जाता है। अब देखो, मोशन ऑफ थैंक्स को पास करने से पहले ना इस पर चर्चा होती है। अब जब चर्चा होती है ना, तो जैसे यूपीएससी के बारे में हम बोलते हैं ना कि एनीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी, मतलब सूर्य के नीचे जो भी चीज आती है वो यूपीएससी पूछ सकती है। उसी प्रकार से जब मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा होती है ना, तो एमपीज किसी भी चीज को लेके, किसी भी इशू को लेके, गवर्नेंस के किसी भी एस्पेक्ट को लेके सरकार का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो इस बार मोशन ऑफ थैंक्स पर जब चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बोला, काफी सारे आरोप लगाए, तो कुछ वर्ड्स को एक्सपेंस कर दिया गया, राहुल गांधी की स्पीच से निकाल दिया गया, जिसको लेके राहुल गांधी का आरोप है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है पार्लियामेंट में। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एमपीज के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार कहां से मिलता है, उसका क्या दायरा है, क्या वो कुछ भी बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। देखो, संविधान का जो आर्टिकल 105 है ना, ये एमपीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि एमपीज दोनों हाउसेज में जो भी बोलते हैं ना, उस पर कोर्ट किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती कि क्या बोला गया है हाउस में। लेकिन हाउस के जो चेयरमैन है ना, वो जरूर कोई एक्शन ले सकते हैं। मतलब दोनों हाउसेज में एमपीज के द्वारा जो भी स्पीच दी गई है ना, उसको रेगुलेट किया जा सकता है हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग, कि लोकसभा का क्या रूल है, राज्यसभा का क्या रूल है, क्या एमपी इस प्रकार की बात बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। लेकिन कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। हाउस के बाहर तो आपको पता है कोर्ट भी एक्शन ले सकती है ना, कि ये डिफेमेशन का केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन हाउस के अंदर जो कुछ बोला जाता है एमपी के द्वारा, वो हाउस के रूल के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट होता है, ना कि कोर्ट उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस कर सकती है। अब देखो, लोकसभा का जो रूल नंबर 380 और राज्यसभा का रूल नंबर 261 है ना, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर को पावर देते हैं कि अगर उन्हें लगता है, फॉर एग्जांपल लोकसभा के स्पीकर हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्हें कभी भी ऐसा लगता है ना किसी एमपी के द्वारा कोई स्पीच दी गई है जो कि डिफेमेटरी है, दूसरे की मान में हानि पहुंचाती है, दूसरे की इज्जत को नुकसान पहुंचाती है, या फिर कोई ऐसा वर्ड एमपी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है जो अनपार्लियामेंट्री है, गाली गलोच वाला है, या फिर कुछ अनडिग्निफाइड है, इनडिसेंट है, तो स्पीकर या फिर चेयरमैन उस वर्ड को, उस लाइन को स्पीच में से निकलवा सकते हैं। फिर रिकॉर्ड में कहीं पर वो वर्ड शामिल नहीं होगा। अगर उस स्पीच का वो हिस्सा किसी दूसरे के द्वारा पब्लिश किया जाता है तो इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा, यानी उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि देखो, राहुल गांधी की स्पीच का वो वर्ड्स निकाले गए स्पीकर के आदेश के बाद में राहुल गांधी ने वही स्पीच अपने चैनल पर अपलोड कर दी, तो अब पता नहीं उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अनुसार कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, वो एक अलग बात है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो अक्सर ऐसा होता है कि एमपीज जो हैं वो हाउस में स्पीच देते वक्त अपने किसी साथी एमपी पर या फिर आउटसाइडर पर आरोप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में अदानी पर आरोप लगाया गया। अब लोकसभा का रूल नंबर 353 ये कहता है, आप ऐसा कर सकते हो, मतलब कोई भी एमपी अपनी किसी साथी एमपी पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर, या फिर किसी बाहर के पर्सन पर कोई एलिगेशन लगाना चाहता है तो लगा सकता है। लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है, एमपी को एलिगेशंस लगाने से पहले ना एडवांस नोटिस देना पड़ता है। समझ गए? मतलब साथी एमपी पर या फिर आउटसाइडर पर एलिगेशन लगाने पे रोक नहीं है, बट एलिगेशन लगाने से पहले आप एडवांस नोटिस दो। एडवांस नोटिस देने के बाद में जो मिनिस्टर होता है, वो मिनिस्टर देखो इंक्वायरी कंडक्ट करवाता है या फिर करवाती हैं, फैक्ट्स के साथ आता है, और जब एमपी एलिगेशन लगाते हैं ना, तो मिनिस्टर बताता है कि देखो आपने जो एलिगेशन लगाए हैं उस पर फैक्ट्स ये हैं। तो ये फायदा होता है एडवांस नोटिस देने का। और देखो एक चीज, एडवांस नोटिस सिर्फ तभी देना होता है जब आप किसी दूसरे एमपी या फिर आउटसाइडर के ऊपर डिफेमेशन वाले एलिगेशन लगा रहे हो, यानी ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो जिससे
दूसरे फेलो एमपी की या फिर आउटसाइडर की मान में हानि हो, उसकी इज्जत खराब हो जाए, तभी एडवांस नोटिस देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। अब एक क्वेश्चन ये आता है, अगर कोई एमपी मिनिस्टर के खिलाफ कुछ एलिगेशन लगाता है तो क्या उसके लिए एडवांस नोटिस देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा? इसका आंसर है नो, फिर एडवांस नोटिस नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, वैसे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, उन्हें अपने कामकाज के बारे में पार्लियामेंट को जवाब देना होता है अगर एमपीज क्वेश्चन रेज करे तो। समझ गए? लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं कि एमपीज कुछ भी बोल दें, बिना सोचे समझे, बिना किसी बेस के आरोप लगा दें। इस मामले में ना 2 रूलिंग्स हैं स्पीकर की। 2 सितंबर 1965 को ना एक एमपी थे उस समय, प्रकाश वीर शास्त्री। इन्होंने ना उस समय के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट पर्सनल एलिगेशंस लगा दिए थे। एमपी ने बोला जो मैंने पर्सनल एलिगेशंस लगाए हैं ना वो बिल्कुल ठीक हैं। अखबार की कटिंग उन्होंने दिखाई थी, देख लीजिए, न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई है। तो उस समय स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह। इन्होंने अपनी रूलिंग दी और कहा कि देखो, न्यूज़पेपर में जो आए उसके बेस पे आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूज़पेपर में जो भी आता है सब सच होता है। न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। एक सफिशिएंट बेस होना चाहिए मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन लगाने के लिए। पहले कोई एमपी जब आरोप लगाना चाहता है मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो पहले अपने आप को सेटिस्फाई करें कि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सही है या गलत है। क्योंकि देखो, इससे सामने वाले पर्सन की यानी मिनिस्टर की जो रेपुटेशन है उस पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बाद में वो एलिगेशन गलत भी साबित हो जाए तो भी। इसके बाद एक और रूलिंग है। 21 दिसंबर 1981 को लोकसभा में एक एमपी हैं, उस समय एमपी थे जिनका नाम था बापू साहेब पारुलकर। इन्होंने ना एलिगेशन लगाए थे एक मैगजीन में रेलवे मिनिस्टर के अगेंस्ट। उस समय रेलवे मिनिस्टर थे केदार पांडे, इनके अगेंस्ट एलिगेशन थे परमानेंट रेलवे कार्ड पासी से संबंधित। तो मामला पहुंचा स्पीकर के पास। उस मामले में ना डिप्टी स्पीकर जी लक्ष्मणन ने रूलिंग दी थी और कहा था कि कोई भी मेंबर इससे पहले कि मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाए अपने आप को सेटिस्फाई करे कि जो मैं एलिगेशन लगाने जा रहा हूं वो सही है। बाद में उस एलिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसको सब्सटेंशिएट भी करे, सबूत दे जो एलिगेशन एमपी ने लगाए हैं। समझ गए? तो ये रूलिंग्स हैं 2, एक डिप्टी स्पीकर की, एक स्पीकर की। राइटर कहते हैं, देखो, अगर हम ध्यान से रूल्स पढ़े ना हाउस के, उसमें यह लिखा गया है कि किसी भी वर्ड्स को, एमपी के किसी भी वर्ड्स को एक्सपेंज तभी किया जा सकता है जब वो एलिगेशन डिफेमेटरी हो या फिर इंक्रीमेटरी हो, मतलब इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाला हो। लेकिन देखो, आईपीसी के 499 में यह बोला गया है, पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी करता है ना, तो पब्लिक सर्वेंट के ड्यूटी के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है तो इसे डिफेमेशन नहीं माना जा सकता। तो मिनिस्टर के कामकाज के ऊपर टिप्पणी करना यह डिफेमेशन नहीं है आईपीसी के अकॉर्डिंग। अगर रूल्स की बात करें, लोकसभा के रूल्स की, अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है मिनिस्टर के अगेंस्ट, क्योंकि मिनिस्टर भी एक पब्लिक सर्वेंट है, तो मिनिस्टर के कामकाज के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो ये रूल नंबर 353 या फिर रूल नंबर 380 के अंतर्गत मिसचीफ नहीं कहलाता है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये कहते हैं, देखो, जो स्पीकर या फिर चेयरमैन है ना, ये जरूर देखें कि जिस वर्ड्स को आप एक्सपेंज कर रहे हो क्या वो क्रिटिकल कमेंट्स हैं या फिर डिफेमेटरी हैं। मिनिस्टर के कामकाज पर सवाल उठाना, इसे डिफेमेटरी नहीं कहा जा सकता। आप पहचान कीजिए वर्ड्स क्रिटिकल हैं या फिर डिफेमेटरी हैं। अगर देखो आप क्रिटिकल वर्ड्स को एक्सपेंज कर देते हो तो ये तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मेंबर्स के द्वारा एंजॉय की जाती है उसको नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आप ऐसा मत कीजिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वरुण गांधी का अर्बन प्लानिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में उनके द्वारा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। 24 दिसंबर 2009 को उत्तराखंड के जोशीमठ में एक टनल में बोरिंग मशीन टकरा गई। किससे? एक्वीफायर से। वो एक्वीफायर था सेलांग विलेज से 3 किलोमीटर की दूरी पर। फिर से बोलता हूं, 24 दिसंबर 2009 को टनल में एक बोरिंग मशीन खुदाई कर रही थी और खुदाई करते करते टकरा गई। किससे? एक्वीफायर से। एक्वीफायर
में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है ग्राउंड के नीचे। अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से पानी बहने लगा, हर एक सेकंड 800 लीटर पानी का लॉस हो गया। मतलब बहुत ज्यादा पानी का लॉस हुआ, जिससे लाखों लोगों की पानी संबंधित जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सकता था। बाद में धीरे धीरे वहां पर ग्राउंड वाटर सोर्सेज जो हैं ड्राई होने स्टार्ट हो गए। इसके बाद देखो जोशीमठ के पास तपोवन विष्णुगढ़ डैम बना, और अब तो जोशीमठ के हालात क्या हैं आप सबको पता है। वहां पे जमीन जो है वो धंस रही है। हिली अर्बन इंडिया में देखो लैंड सब्सिडेंस यानी जमीन धंसने की जो घटनाएं हैं वो काफी बढ़ गई हैं। खास करके सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में बहुत एरिया लैंड सब्सिडेंस के वल्नरेबल है, वहां पे जमीन धंस सकती है, वो एरिया काफी वल्नरेबल है। पूरे देश में 12.6% एरिया ऐसा है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है लैंड सब्सिडेंस के यानी जमीन के धंसने के। अर्बन पॉलिसी जो है हमारे देश में काफी ज्यादा खराब है। हिली एरियाज में यहां वहां हर जगह कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, इवन जियोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में नहीं रखा जाता कंस्ट्रक्शन करते वक्त। इसके बाद राइटर के द्वारा हिमालयन टाउन्स और वेस्टर्न घाट के टाउन्स की बात की जाती है। वहां पे भी देखो लैंड को कैसे यूज किया जाए, इससे संबंधित प्लानिंग काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से पहाड़ जो हैं हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट्स में पहाड़ों के स्लोप्स की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बिगड़ गई है। मतलब स्लोप्स जो हैं पहाड़ों के काफी इनस्टेबल हो गए हैं, क्योंकि टनल्स खोदी जाती हैं, कंस्ट्रक्शन चलती है, यहां वहां पहाड़ से रास्ता बनाने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं। इस वजह से रॉक फॉर्मेशन काफी वीक हो गया है और समय समय पर लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। लैंडस्लाइड्स मतलब पहाड़ की जमीन इस प्रकार से खिसक जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये चीजें काफी ज्यादा आम हो गई हैं। कायदे से देखो होना ऐसा चाहिए कि जो भी हाई लैंडस्लाइड रिस्क जोन है ना, वहां पे फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड ना होने दिया जाए। जितनी कैरिंग कैपेसिटी है हिली एरियाज में उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है मिजोरम की राजधानी आइजोल का। आइजोल देखो सिस्मिक जोन 5 में आता है। यहां स्लोप्स काफी ज्यादा स्टीप हैं, काफी ज्यादा अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड प्रोन ये एरिया है। अगर रिक्टर स्केल पे 7 से ऊपर मैग्नीट्यूड का भूकंप यहां पे आता है तो 1000 से ज्यादा लैंडस्लाइड्स होंगे, और मिजोरम के लोग इस बात को जानते भी हैं। इसलिए आइजोल ने ना एक लैंडस्लाइड एक्शन प्लान डेवलप करके रखा है, और उसके अनुसार वहां पे हैजार्डस जोन्स में एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है। समय समय पे उसे अपडेट भी किया जाता है। और ये जो एक्सरसाइज है ना, आइजोल सिटी की लैंडस्लाइड पॉलिसी कमेटी के थ्रू चलती है। इस कमेटी में सिविक सोसाइटी के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से आउटपुट ली जाती है, और कंटिन्यूसली आइजोल में जो रिस्क जोन है ना उनको अपडेट किया जाता है। मतलब आइजोल सिटी की प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया गया है इस केस स्टडी के थ्रू। उसी प्रकार से सिक्किम में गंगटोक का जिक्र किया जाता है। यहां पे अमृता विश्वास विद्यापीठम जो है ना, इन्होंने हेल्प किया है रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने में। इसकी सहायता से ना वहां पे सेंसर्स लगे हुए हैं, बारिश का पानी कैसे जमीन में इनफिल्ट्रेट कर रहा है, पानी की मूवमेंट कैसे चल रही है, स्लोप पहाड़ों में कितना ज्यादा इनस्टेबल है, हर चीज को सेंसर्स की सहायता से यहां पे मॉनिटर किया जाता है। और जहां पे करेक्टिव एक्शन की आवश्यकता हो, फिर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। मतलब देखो राइटर का यह कहना है, जो हैजार्डस जोन्स होते हैं, रिस्की जोन्स होते हैं, वहां पे देखो किसी प्रकार की फर्दर कंस्ट्रक्शन से पहले ना जियोलॉजिस्ट की असेसमेंट को कंसीडर करना जरूरी है। पहले यह कंसीडर करना जरूरी है रिस्की जोन में अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो साथ ही बिल्डिंग्स पर, जो आसपास बिल्डिंग्स हैं उन पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर नेगेटिव इंपैक्ट का असेसमेंट मिलता है तो फर्दर वहां पे फिर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक लग जानी चाहिए। बात यहां पर देखो सिर्फ हिली एरियाज की नहीं है, इवन फ्लड रिस्क की बात की जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र के देखो डोंबिवली में ना एक सिटी है पल्लव सिटी, यहां पे अगस्त 2019 में बाढ़ आती है। सीजनल रेन थी, लेकिन सीजनल रेन की वजह से बाढ़ आ जाती है। राइटर कहते हैं बाढ़ आने का रीजन देखो ये था, 4500 एकड़ में जो ये टाउनशिप बसी हुई है ना, ये मुथाली रिवर के फ्लड पेन में बसी हुई है। तो राइटर कहते हैं देखो ये प्रशासन की पूरी तरह से उदासीनता है कि आपने किसी रिवर के फ्लड प्लेन में
टाउनशिप बसा दी। अब सीजनल रेंज एकदम से ज्यादा आ गई तो बारिश का पानी नदी में ओवरफ्लो करने लगेगा, कहां जाएगा? वो फ्लड प्लेन में ही तो जाएगा, लेकिन वहां पे टाउनशिप है तो बाढ़ तो आना लाजमी है। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं। गोवा के पंजिम में फ्लड्स आ गई, वहां पे देखो जो मांडवी रिवर है ना, मांडवी रिवर के आसपास घर बसे हुए थे। पहले वहां पे मार्शलैंड्स हुआ करते थे, मैंग्रोव्स हुआ करते थे, फर्टाइल फील्ड्स हुआ करते थे, लेकिन वहां पे बसा दी गई सेटलमेंट्स। अब जब एकदम से सीजनल रेन आई ज्यादा तो वहां पे भी बाढ़ आ गई। इवन दिल्ली में भी यमुना फ्लड प्लेन्स में 9,350 हाउस होल्ड्स हैं, और कोलकाता में भी यही सिचुएशन है। मतलब देखो, अर्बन प्लानिंग बहुत ज्यादा खराब है। देखा ही नहीं जा रहा कि कहां पे सेटलमेंट्स बसाई जा रही हैं। अगर एकदम से बारिश ज्यादा आई तो क्या सिचुएशन होगा? पानी भर जाएगा? कुछ नहीं, वैसे ही बिना सोचे समझे घर बसाए जा रहे हैं। 2-3 साल अगर बारिश कम रही तो यहां पे बसा दिया जाए, यहां पे ठीक ठाक घर बन सकते हैं। पुराना डेटा भी तो देखो ना, 10 साल पहले बारिश आने पर यहां पे पानी आता था, नहीं आता था। ये सब चीजें सोच के फैसले लेने चाहिए। तो राइटर कहते हैं पुअर अर्बन प्लानिंग प्लस में क्लाइमेट चेंज, दोनों की वजह से, मतलब दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है ना, पुअर अर्बन प्लानिंग है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है? बारिश आती है तो एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। इन दोनों रीजन्स का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो तबाही मचाने वाली फ्लड्स फिर आती हैं। कंक्लूजन में राइटर देखो ये बोलते हैं, हमारे जो अर्बन प्लानर्स हैं ना, जो अर्बन एरियाज में प्लानिंग करते हैं, अब उनको ना एक स्टेप पीछे जाने की आवश्यकता है। वो इस प्रकार से प्लानिंग ना करें कि रिवर को कैसे फिल किया जाएगा, खाली मतलब रिवर के आसपास की जो जगह है वहां पे कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, कैनल्स के आसपास की जगह है वहां पे कंस्ट्रक्शन कैसी होगी। बजाय इसके अर्बन प्लानर्स को ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि सीवरेज का नेटवर्क और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए, स्टॉर्म वाटर यानी एकदम से तूफान में बारिश आती है, बारिश का पानी वो कैसे आसानी से ड्रेन हो जाए, उसका नेटवर्क कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। रिवर अगर ओवरफ्लो करती है तो वहां पे जो मिट्टी जमा है नीचे, उसकी डीसिल्टिंग होनी चाहिए ताकि रिवर ज्यादा पानी को एकोमोडेट कर सके। इन सब चीजों पे अर्बन प्लानर्स का फोकस होना चाहिए। और हिली एरियाज में लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए जियोलॉजिकल मैपिंग का होना जरूरी है। अभी देखो हो रही है, ये बात सच है, लेकिन और ज्यादा क्वालिटी इंक्रीज होनी चाहिए। समय समय पे उसे मॉनिटर किया जाए। रिस्क जोन्स, जैसा हमने डिस्कस किया, रिस्की जोन्स को पहचान के वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को या तो पूरी तरह से रोक दिया जाए, या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिस्की जोन में करने से पहले प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। क्या असर पड़ेगा साथी बिल्डिंग्स पर, अगर एकदम से भूकंप आता है तो क्या असर पड़ेगा, सब कुछ सोच समझ के होना चाहिए। अर्बन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है देश के विकास में, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अदरवाइज देखो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज अब हो रहा है, इसके आने वाले समय में हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जैसा कि आज के समय में जोशीमठ में देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल संविधान की शपथ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की जो थीम है वो इस प्रकार से है कि संविधान की जो शपथ ली जाती है वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या फिर जजेस के द्वारा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बेसिक कानून है जिसके बेस पे पूरे देश की गवर्नेंस चलती है। डीपीएसपी में आपने देखा होगा, ब्रॉड लेवल पे भी डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं संविधान ने कि अथॉरिटीज कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करें। अब देखो बात आती है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट की। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखो संविधान में दिया हुआ है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए इतने सालों के लिए कम से कम हाई कोर्ट में काम करना जरूरी है। इस प्रकार का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो संविधान में दिया हुआ है, लेकिन कई बार देखो साइलेंट डिस्क्वालिफिकेशंस भी सामने आती हैं रीजंस के कारण। एक स्टोरी बताई जाती है, मतलब केस है सुप्रीम कोर्ट का 2001 का बीआर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में। गवर्नर ने ना जयललिता को चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया था। अब दिक्कत यह थी कि जयललिता ना डिस्क्वालीफाई हो गई थी एमएलए के पद से, क्योंकि ना उनका कन्विक्शन हो गया था, मतलब करप्शन के मामले में कोर्ट ने उनको कन्विक्ट ठहरा दिया था, इस वजह से वो एमएलए की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अब देखो एक चीज यहां पे ये है, एमएलए की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाना कोई जरूरी नहीं है कि उसे सीएम की पोस्ट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए।
आप बोलोगे सर सीएम बनने के लिए एमएलए होना तो जरूरी है ना, एमएलए या फिर एमएलसी। बात सही है, बट देखो कोई पर्सन सीएम की पोस्ट पर है, उसे 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए बनना होता है, एमएलसी बनना होता है। 6 महीने के लिए कम से कम वो सीएम की पोस्ट पर वैसे भी रह सकता है, एमएलए हुए बिना भी। समझ गए? तो आर्टिकल 173 में ना ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन पहले से कन्विक्टेड है तो वो एमएलए नहीं बन सकता। बट आर्टिकल 164 सेक्शन 1 में सीएम के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है। तो गवर्नर ने ना उस समय जयललिता को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया था, बट मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर ने किया है वो गलत किया है, क्योंकि गवर्नर की ये ड्यूटी है, गवर्नर ने शपथ ली है कि वो संविधान को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। लेकिन गवर्नर ने संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हुए जयललिता को सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया, और जबकि जयललिता जो है वो कन्विक्टेड थी। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। उसी प्रकार से अब देखो राइटर आते हैं हाईकोर्ट के जज की शपथ पर। संविधान के शेड्यूल 3 में ना हाईकोर्ट के जज जब शपथ लेते हैं ना, वो संविधान के प्रति निष्ठा को डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे बिना फियर, फेवर, इलविल और अफेक्शन के। तो अब देखो राइटर ना पूरी बात बोलकर आते हैं विक्टोरिया गोरी की अपॉइंटमेंट पर। उन्होंने संविधान की शपथ ली, जबकि देखो उनका पास्ट ऐसा रहा है कि उन्होंने कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज के ऊपर काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दी हैं। तो मतलब कैसे वो संविधान के प्रति निष्ठा को कायम कर सकेंगी, जबकि उनका पास्ट ऐसा रहा है कि उन्होंने कुछ कम्युनिटीज के अगेंस्ट इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दी हैं जो संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। तो यही चीज राइटर ब्रॉड लेवल पे बोलना चाहते हैं कि देखो संविधान की शपथ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसे अमल में लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि शपथ लेने के लिए शपथ ले ली। कुल मिलाकर राइटर का यही मानना है कि विक्टोरिया गोरी को नहीं अपॉइंट करना चाहिए था हाईकोर्ट के जज के तौर पर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।